नमस्कार दोस्तों। अभी तक हम लोग 164 सेक्शन देख चुके हैं, जिसमें कि बताया गया कन्फेशन के बारे में, और दूसरा 376 के विक्टिम का स्टेटमेंट भी लिया जाता है 164 में, और इन अदर केसेज एक्यूज का कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है 164 में। अब देखेंगे 164A, जो कि 2000 इसे 2006 में ऐड किया गया है। यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ 2 को पढ़ना है। तो एडेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 26 जून 2006, तो 2006 में इसको ऐड किया गया है, जिसमें बोलता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन इन केस ऑफ 376 ऑफ ए वुमेन। तो वुमेन का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और यह क्या कराना जरूरी है? तो हाँ, कराना जरूरी है। किससे? तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विथ कंसेंट ऑफ सच वुमेन और ए पर्सन कम्पिटेंट टू गिव सच कंसेंट। यदि वुमेन माइनर है तो उसके बदले में उसका गार्जियन कंसेंट देगा। एंड सच वुमेन शैल बी सेंट टू सच रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विद इन 24 आवर फ्रॉम द टाइम रिसीविंग द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। 24 आवर कब से? तो 24 आवर फ्रॉम द टाइम lodging the FIR, from the time receiving the information relating to the commission of offense, है ना। जब से सूचना मिला तो उसके 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर उस विक्टिम को भेजना है रजिस्टर्ड मेडिकल, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में, और वहाँ उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि यदि मेडिकल एग्जामिनेशन तो उसके कंसेंट से है, और वह यदि कंसेंट नहीं देती है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं देता है, तो केस क्लोज नहीं होगा, लेकिन केस काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, और कन्विक्शन का चांसेज बहुत कम रह जाएगा, मतलब कन्विक्शन होना लगभग असंभव हो जाएगा। फिर उसके बाद कहता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू हुम सच वुमेन इज सेंट, वो एक वुमेन ही होना चाहिए और वुमेन ही करेगी। और वो क्या क्या लिखेगी? तो उसका नाम और एड्रेस लिखेगी, है ना, और किसके द्वारा लाया गया उसका नाम भी लिखेगी, एज लिखेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द वुमेन फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, जैसे ब्लड, स्किन या जो भी है। उसके बाद कोई मार्क्स है, इंजुरी है, तो उसको लिखेगी। ऑफ एनी पर्सन ऑन वुमेन, जेंडर और मेंटल कंडीशन ऑफ वुमेन लिखेगी। उसके बाद मटेरियल पार्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल लिखेगी। उसके बाद रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइजली द रीजन फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट। रिपोर्ट क्या बोलेगा? शैल स्टेट प्रिसाइजली द रीजन ऑफ ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट। रिपोर्ट में प्रत्येक कंक्लूजन का रीजन भी देगा, प्रिसाइजली रीजन भी लिखेगा कंक्लूजन का। उसके बाद रिपोर्ट शैल स्पेशली रिकॉर्ड द कंसेंट ऑफ द वुमेन ऑफ द पर्सन, है ना, टू गिव सच कंसेंट ऑन हर बिहाफ ऑफ सच एग्जामिनेशन हैज बीन obtained. Record the consent of the woman of और वुमेन का कंसेंट भी वो लिखेगा। रिपोर्ट से स्पेशली रिकॉर्ड कि उसके मर्जी से ये एग्जामिनेशन हुआ। उसके बाद एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन, है ना। उसके बाद रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विदाउट डिले फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू आईओ। आईओ को यह रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगी जब भी तैयार हो जाएगा, तो who shall forward to the magistrate referred in 173, है ना, जो इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो इन्वेस्टिगेशन करता है पुलिस ऑफिसर, उसको आईओ बोलते हैं। तो आईओ को तुरंत मेडिकल ऑफिसर देगा, हॉस्पिटल तुरंत देगा, हॉस्पिटल के डॉक्टर, और वो तुरंत उसको मजिस्ट्रेट को दे देगा। ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 165, जिसमें कहता है सर्च बाय पुलिस। तो पुलिस भी किसी भी जगह को सर्च कर सकता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ही। उसको यदि वो ऐसा लगे कि ही हैज रीजन टू बिलीव दैट कोई मतलब अपराध का हथियार वहाँ छुपाया गया है, या कोई बंदा वहाँ छुपा हुआ अपराध करके, तो वह सर्च कर सकता है किसी भी जगह को, किसी भी प्लेस को। ठीक है। और वह सर्च करेगा, और मीन्स वो that such thing cannot be opinion of otherwise obtained without undue delay। तो मतलब यदि कंसेंट है वो बिना ये डिले के नहीं लिया जा सकता है।
तो वह तुरंत सर्च करेगा। किसका कंसेंट? कोई भी सुपीरियर ऑफिसर का हो या मजिस्ट्रेट के कंसेंट हो। ऐसा डिले करेगा तो हथियार कहीं और मतलब चला जाएगा, या कोई लेकर के उसको इधर उधर कर देगा, या अपराधी है वो भाग जाएगा। तो उसके इस केस में क्या है कि वह पुलिस ऑफिसर तुरंत ही सर्च करेगा। देखते हैं, whenever an officer in charge of police station, है ना, और आईओ और पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन has reasonable ground for believing that anything necessary for the purpose of investigation into an offense which is authorized to investigate may be found in place within the limit of police station। means anything necessary, है ना, मतलब कोई भी हथियार हो, बंदूक हो, तलवार हो, जिससे अपराध हुआ हो, वह पाया जाएगा कहाँ? किसी भी जगह पर, ऐसा उसको रीजनेबल बिलीव हो। तो विच इज इन चार्ज, विच इज अटैच्ड, सच थिंग कैन नॉट बी ओपिनियन ऑफ अदरवाइज ऑब्टेन्ड विदाउट डिले, है ना, और या बिना मतलब डिले के वैसा चीज ऑब्टेन नहीं किया जाता। सच ऑफिसर में आफ्टर रिकॉर्डिंग इन राइटिंग द ग्राउंड फॉर सच बिलीव एंड स्पेसिंग सच राइटिंग फॉर पॉसिबल, और वो रिकॉर्डिंग करेगा कि क्या रीजन है सर्च करने का। तो ग्राउंड फॉर रिकॉर्डिंग, ग्राउंड फॉर कि क्या ग्राउंड है वो सर्च करने, ग्राउंड फॉर सर्च, है ना, उसको रिकॉर्डिंग इन राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा और तब सर्च करेगा। द थिंग फॉर सर्च विच सर्च टू बी मेड and search or search cause to be made and such thing in any place within the limit of such a station। उसके बाद ए पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 1 shall if preferable conduct the search in person। क्या करेगा? खुद वह सर्च करेगा, और सर्च करने के साथ वह गांव के कोई दो रेस्पेक्टेबल पर्सन को, या मुखिया या सरपंच को, मतलब कोई भी दो आदमी को, प्रेफरली मुखिया हो, एक सरपंच हो, वार्ड मेंबर हो, इसको रख लेना चाहिए ताकि वह विटनेस के रूप में काम आ सके। मतलब कोई भी दो लोकल पर्सन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पुलिस ही गया, पुलिस ही सर्च कर रहा है, तो उसमें क्या है, वैल्यू उसका सर्च का कम जाएगा। सीजर लिस्ट बनेगा, सर्च में जो कुछ मिलेगा तो उसकी वैल्यू बहुत कम रह जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए 166 व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मे रिक्वायर अनदर टू इशू सर्च वारंट। देखिए, जैसे पुलिस स्टेशन में सर्च है कि इस पुलिस स्टेशन को सर्च करना, लेकिन वह दूसरे पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में आता है, तो वो दूसरे पुलिस स्टेशन को एक लेटर भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, या बोलिए कि सर्च वारंट हो गया वो। यदि सर्च वारंट कैसे भेजेगा? जब सर्च वारंट आया हो किसी थाना, किसी कोर्ट से आया हो इस थाना में, लेकिन इसको पता चला कि दूसरे थाना के अंतर्गत आता है, तो दूसरे थाना में सर्च वारंट को भेज देगा, और यहाँ का भी एक पुलिस रहेगा, बाकी पुलिस वहाँ का रहेगा, लोकल पुलिस। तो ऐसे सर्च वारंट यदि कोर्ट से हुआ तो कोर्ट को सर्च वारंट को दूसरे थाना में दे देगा। सर्च वारंट नहीं हुआ, पुलिस ही सर्च कर रही है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, और रिकॉर्ड करेगा रिटर्न में, और सर्च कर रहा है, तो क्या करेगा कि दूसरे थाना के क्षेत्र में आता है तो दूसरे थाना को रिटर्न लेटर दे देगा, और दूसरे थाना में भी वह सर्च कर सकता है। अब चलते हैं दोस्तों 166A, जो कि 19 दिसंबर 1990 को एड किया गया। इसमें कहता है 166A में कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन ए कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। यदि आउटसाइड इंडिया कहीं पर आपको लेटर लिखना फॉर इन्वेस्टिगेशन इन ए कंट्री आउटसाइड इंडिया, तो कोर्ट वहाँ पर जो प्रॉपर कोर्ट है जहाँ ट्रायल हो रहा है, उस कोर्ट को, मजिस्ट्रेट हो या जज हो या सेशन जज हो, कोई भी हो, द एनी क्रिमिनल कोर्ट में इशू ए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू ए कोर्ट और अथॉरिटी इन दैट कंट्री और प्लेस competent to deal with such request and examine orally any person supposed to be acquitted with the facts and circumstances of the case। ठीक है दोस्तों,
तो द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट शैल बी ट्रांसमिटेड इन सच मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कोई रूल बनाया है तो मतलब पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जाएगा, वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट के वहाँ के एम्बेसडर को जाएगा, उसके बाद वहाँ के एम्बेसडर उस वारंट को उस अथॉरिटी को देगा जिसको कि देना है। यदि कुछ नहीं बनाया है तो डायरेक्ट उस अथॉरिटी को कोर्ट देगा, वो फिर इन्वेस्टिगेशन उसका होगा। अब कहता है 166B लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम ए कंट्री ऑफ प्लेस और साइड इंडिया टू ए कोर्ट और अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया। तो अपॉन रिसिप्ट ऑफ ए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम ए कोर्ट और अथॉरिटी इन ए कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया के बाहर की कंट्री यदि फॉरेन कंट्री रिक्वेस्ट दिया है, किस चीज़ का रिक्वेस्ट दिया है? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी व्यक्ति का जो वहाँ से अपराध करके यहाँ भाग आया है, चाहे यहाँ भाग आया है विटनेस से यहाँ आ गया है, और competent to issue such letter of that country and place examination of any person or production of any document or thing in relation to an office under investigation in that country or place the central government may think fit, है ना। तो उस कंट्री का क्या करेगा? फॉरवर्ड द सेम टू द चीफ मेट्रोपॉलिटन या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CGM को देगा, एंड सच मजिस्ट्रेट may appoint in this behalf who shall thereupon summon the person before him and record the statement and record the document that him to be produced। और वह डॉक्यूमेंट लाना है तो डॉक्यूमेंट मंगाएगा, उसका विटनेस लेना है तो एविडेंस लेना है, विटनेस लेना है तो उसको एविडेंस रिकॉर्ड करके अब फिर उस अथॉरिटी या उस कंट्री को दे देगा। तो कहाँ भेजना है उस कंट्री को? कंट्री डायरेक्ट भेजेगा CGM को, और CGM या CMM यदि मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो, और CGM फिर क्या करेगा कि मतलब एविडेंस रिकॉर्ड करके या जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट मंगवा करके फिर उस कंट्री को दे देगा। सेंड द लेटर टू एनी पुलिस ऑफिसर फॉर इन्वेस्टिगेशन हु शैल thereupon investigate into an offense इन द सेम मैनर। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले क्या करेगा? अब लेटर टू रिक्वेस्ट फॉर कंट्री ऑफ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए कंट्री और अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन, तो ये लेटर किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉरवर्ड CGM को दे देगा या SP को दे देगा, CGM को देगा या SP को देगा। SP कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो डॉक्यूमेंट के पकड़ के ला करके खोज करके देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट वापस उस कंट्री को दे देगा। ठीक है, इसको फिर से दोबारा एक बार देखते हैं कि अपॉन रिसिप्ट ऑफ ए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम ए कंट्री और अथॉरिटी इन ए कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया competent to such letter in that country or place for the examination of any person, production of any document to any offense under investigation in that country और प्लेस द सेंट्रल गवर्नमेंट में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट CGM को देगा, CGM को या SSP को देगा, और SSP या CGM उस रिक्वायरमेंट के फुलफिल करके बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उस कंट्री को दे देगा। All the evidence taken or collected under subsection 1 authorized copy thereof in things to be collected shall be forwarded to magistrate or police officer may as the case may be the central government or to the central government for transmission of the court or authority issuing the letter of request। और सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंट्री के या तो कोर्ट से में आया तो कोर्ट को दे देगा, उस कंट्री के एम्बेसडर को दे देगा या उस कंट्री को फॉरेन मिनिस्ट्री को दे देगा। इन सच मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डीम फिट। उसके बाद कहता 167 जिसमें कहता प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर। तो क्या करना है? इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर। तो क्या मांगता है? पुलिस बोलता है कि सर इसको पुलिस रिमांड PC मांगता है, नहीं तो 24 आवर में
क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन जितना पूछताछ करना पूछ लो, उसके बाद उसको जुडिशियल कस्टडी में जज के सामने पेश करो, जज जुडिशियल कस्टडी में दे देगा। अवेलेबल रहेगा तो छोड़ देगा, नॉन अवेलेबल रहेगा तो फिर बेल कराएगा तब छोड़ेगा। और उसके बाद कागज वगैरह जो भी है FIR वो उसको क्या करेगा कि मजिस्ट्रेट अपना पास रख लेगा। तो प्रोसीजर 24 आवर में कंप्लीट नहीं है तो क्या होगा, जेसी मांगेगा, PC मांगेगा। और PC मतलब पुलिस कस्टडी, पुलिस रिमांड वो चाहे तो दे, नहीं चाहे तो नहीं दे। Whenever any person is arrested or retained in custody and appeared that the investigation cannot be completed within period of 24 hours fixed by section 57, then there are grounds for believing that acquisition of information is well founded, and officer in charge of police station making the investigation, he is not below the rank of sub inspector, है ना, सब इंस्पेक्टर से नीचे नहीं होना है, shall forthwith transmit the nearest judicial magistrate a copy of entire entries in the diary herein after prescribed relating to the case. He shall at the same time forward accused to the such magistrate. है ना, मजिस्ट्रेट टू whom an accused is forwarded under this section, ठीक है, whether he or he has not jurisdiction to try the case at the time being try the case from time to time, authorize the detention of accused in such custody as magistrate think fit. मतलब मजिस्ट्रेट चाहे तो PC दे दे, मजिस्ट्रेट चाहे तो जेसी दे दे, फॉर टर्म एक्सीडिंग नॉट एक्सीडिंग 15 days, 15 दिन से अधिक इन द होल से अधिक जेसी नहीं दे सकता एट ए टाइम, है ना। द मजिस्ट्रेट टू whom an accused is forwarded under this section authorize the detention of accused in such पुलिस कस्टडी, यहाँ लिखना चाहिए तो सिर्फ कस्टडी लिख दिया, as the case as such magistrate may think fit for a term not exceeding 15 days in whole, and if he has no jurisdiction to try the case or commit it for trial, consider further detention necessary, he may order the accused to be forwarded to a magistrate having such jurisdiction, ठीक है। 15 दिन से अधिक कस्टडी में नहीं भेजेगा एट ए टाइम। 15 दिन के बाद क्या होगा, उसको फिर एक्यूज को यदि जुडिशियल कस्टडी में है तो एक्यूज को ला के अटेंडेंस देना है, उसके सामने फिजिकली पेश करना है, फिर उसका जो है बेल ग्रांट हुआ तो रिलीज होगा, बेल ग्रांट नहीं हुआ है तो उसको एक्सटेंशन मिल जाएगा अगेन 15 दिन के जुडिशियल कस्टडी का। उसके बाद कहता है द मजिस्ट्रेट में ऑथराइज डिटेंशन ऑफ द एक्यूज पर्सन अदरवाइज देन इन कस्टडी ऑफ पुलिस, है ना, बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज। लेकिन पुलिस कस्टडी में बोला 15 दिन से अधिक नहीं देगा, लेकिन जेसी में भी 15 दिन देगा, लेकिन मजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एक्यूज बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज, है ना। इफ मतलब जेसी में बोला अदरवाइज देन इन पुलिस कस्टडी, तो मतलब जेसी में इफ ही सेटिस्फाइड दैट एक्यूटेड adequate ground exist for doing so, but no magistrate shall authorize the detention of accused in custody under this paragraph total period of exceeding 90 days से अधिक नहीं रख सकता है कस्टडी में, 90 दिन से अधिक किसी भी हालत में नहीं रख सकता है। Where the investigation related to offence punishable with death, है ना, imprisonment for life और imprisonment for term not less than 10 years का सजा वाला के केस में मीन्स जुडिशियल कस्टडी में 90 दिन से अधिक नहीं रखेगा, 15-15 दिन एक्सटेंड 15-15 दिन पे, लेकिन उसको अटेंडेंस के लिए कोर्ट में लाना है। बोलता है 16 डेज वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट टू एनी अदर ऑफेंस, यदि 10 साल से कम की सजा वाला केस है तो 60 दिन से अधिक जुडिशियल कस्टडी में नहीं रखना है। यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अदरवाइज यू कैन टेक डिफॉल्ट एंटिसिपेटरी बेल, आप ले सकते हो रेगुलर बेल, सॉरी पीसी जेसी में ना तो रेगुलर बेल ले सकते हो। इसलिए इसको आप फिर से दोबारा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द मजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एक्यूज पर्सन
if beyond the period of 15 days, if he is not in PC, मतलब जेसी में है तो 15 दिन का के बाद भी एक्सटेंशन देते रहेगा, 15 दिन का। if he certified that adequate ground exist for the doing so, but no magistrate shall authorize the detention of a accused person in custody under the paragraph for a total period exceeding 19 days। लेकिन 90 दिन से अधिक जुडिशियल कस्टडी में नहीं रख सकता। वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life, imprisonment for a term not less than 10 years। 10 साल तक के सजा वाले में 90 दिन ही जुडिशियल कस्टडी में रखना है। 10 से कम साल के सजा में, जैसे 5 साल 7 साल के सजा वाला में 60 दिन ही जुडिशियल कस्टडी में रखना है। वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट टू अदर ऑफेंस, मतलब 10 साल से नीचे का सजा है तो 60 दिन से अधिक जुडिशियल कस्टडी में नहीं रखना है। ऑन एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड, ऑन एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 90 और 60 डेज, क्या करना है भाई? सेड पीरियड एक्सपायर हो गया तो कहता है एज द केस में भी the accused shall released on bail if he is prepared to and does furnish bail, and every person released on bail under this subsection shall be deemed to be released under the provision of chapter 33 of the purpose of this chapter। ठीक है, कहता है कि 10 साल तक के सजा वाले में 90 दिन से अधिक जुडिशियल कस्टडी नहीं हो सकता, और 10 से कम साल 5 साल 7 साल वाले सजा में 60 से अधिक दिन का जुडिशियल कस्टडी नहीं हो सकता। एंड एन एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड 90 डेज या 60 डेज, जो वाट एवर में भी, एज द केस में भी, द एक्यूज शैल बी रिलीज ऑन बेल if he prepared to do and does furnish bail। यदि बेल लेने के लिए वो तैयार है, बेल बॉन्ड के सभी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए तैयार है, तो उसे रिलीज कर देना है। सेल लिखा है, सेल वर्ड है, देख सकते हैं आप दोस्तों, एक्यूज सेल लिखा है कि एक्यूज सेल बी रिलीज ऑन बेल, एक्यूज सेल बी है, सेल बी रिलीज ऑन बेल। ठीक है, and every person released on bail under this chapter, इस चैप्टर में रिलीज हुआ है, और अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी रिलीज अंडर चैप्टर 33 ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ दैट चैप्टर। तो चैप्टर 33 में रिलीज माना जाएगा। चैप्टर 33 में क्या कहता? प्रोविजन टू बेल एंड बॉन्ड, मतलब उसको बेल दे दिया गया। ठीक है, तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप इसको बेल लेना है तो हमेशा याद रखें 167 में कि 167 सबसेक्शन 2 है ना, और सबसेक्शन 2 सब क्लॉज ए और सब क्लॉज ए, उसके बाद सब क्लॉज 2, इसमें कहता है 60 डेज वेर रिलेट टू अदर ऑफेंस, है ना। सब क्लॉज यही लिखिए पूरा कि 90 दिन रख सकता है डेथ के केस में, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के केस में, और नॉट लेस देन 10 ईयर्स वाला में। उसके बाद 60 डेज रख सकता है वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट टू एनी अदर ऑफेंस। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 19 डेज और 60 डेज द एक्यूज शैल बी रिलीज ऑन बेल, और वह बेल पे छोड़ा जाएगा। और किसी भी तरह से वो छोड़ा जाता है, बॉन्ड द्वारा ही छोड़ा जाता है, तो उसको ये माना जाएगा कि उसको बेल पर छोड़ा गया है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज डिटेंशन ऑफ एक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ पुलिस अंडर दिस सेक्शन unless the accused is produced before him in person for first time and subsequently every time till the accused remain in custody of police। है ना, कहता है कि no magistrate shall not authorize detention of accused in custody of police
under this section unless accused is produced before him in person for the first time उसके पास लाया गया। तो लाया कौन? मान लीजिए पुलिस लाया या वह खुद आया, अपने आप कोर्ट में सरेंडर किया। तो उसमें क्या है कि accused is produced before him in person for the first time accused is produced before him in person, तो उसको पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा, उसको कहाँ भेजेगा? जुडिशियल कस्टडी में ही भेजेगा। एंड सब्सिक्वेंटली एवरी टाइम टिल द accused रिमेन इन कस्टडी ऑफ पुलिस, या कभी भी पुलिस कस्टडी में से आता है, कभी भी पुलिस कस्टडी से आता है तो मजिस्ट्रेट उसको दोबारा पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा। पुलिस कस्टडी से आता है तो हमेशा जुडिशियल कस्टडी में ही भेजेगा, उसके बाद ही पुलिस कस्टडी में उसको भेजा जाएगा, है ना। बट द मजिस्ट्रेट में एक्सटेंड फर्दर डिटेंशन इन जुडिशियल कस्टडी ऑन प्रोडक्शन ऑफ एक्यूज ईदर इन पर्सन और थ्रू द मीडिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज। लेकिन उसको एक्सटेंड कर सकता है डिटेंशन इन जुडिशियल कस्टडी में, लेकिन पुलिस कस्टडी से आया तो पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जाना है। पुलिस पकड़ के पहली बार कोर्ट में लाया है तो उसको तुरंत पुलिस कस्टडी में नहीं भेजना है, क्योंकि लिख रहा है मजिस्ट्रेट शैल नॉट ऑथराइज डिटेंशन ऑफ एक्यूज इन कस्टडी ऑफ पुलिस अंडर दिस सेक्शन अनलेस द एक्यूज इज प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम इन पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम। जब तक कि उसको मान लो पुलिस अरेस्ट करके लाया तो जब तक वो देख न ले, है ना, अनलेस द प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम, जब तक कि वो उसके समक्ष प्रोड्यूस्ड न हो जाए, अनलेस लिखा, अनलेस प्रोड्यूस्ड न हो जाए तब तक वह पुलिस कस्टडी में नहीं देगा। एक बार उसको चेहरा दिखा दो कि हाँ तुमने अरेस्ट इसको कर लिया, अब वो पुलिस कस्टडी में 15 दिन के लिए मैक्सिमम दे सकता है। उसके बाद अब 15 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 3 दिन के लिए जो भी है देना है पुलिस कस्टडी में दे दिया, और दोबारा उसको पुलिस कस्टडी मांगो तो नहीं मिलेगा। आपने शुरू में ही क्यों नहीं 15 दिन मांगा, 2 दिन क्यों मांगा, तो अब नहीं मिलेगा। अब उस पहले जुडिशियल कस्टडी में जाएगा, फिर बाद में मांगोगे तो बाद में देखा जाएगा, बाद में पुलिस कस्टडी में भेज सकता है। उसके 2 ही कंडीशन बोलता है कि फर्स्ट टाइम यदि बिना देखे, बिना एक्यूज को फिजिकली देखे, फिजिकली पहले जज के सामने अपियर होगा, पुलिस ने पकड़ा है तो 24 घंटा के अंदर, उसके बाद ही वह देखेगा उसको, उसके बाद ही वह पुलिस कस्टडी में भेजेगा कि ठीक है स्वस्थ है और स्वस्थ ही हमको चाहिए, जो पूछना है इसे पूछ लो आप। सब्सिक्वेंटली एवरी टाइम टिल द एक्यूज रिमेन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस बट द मजिस्ट्रेट में एक्सटेंड फर्दर डिटेंशन इन जुडिशियल कस्टडी। तो पुलिस कस्टडी से जब भी आएगा तो दोबारा उसको पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जाएगा। फर्स्ट टाइम बिना मजिस्ट्रेट अपने आंखें से देखे हुए, बिना अपने आंख से देखे हुए उसको ब्लाइंडली कि ठीक है पुलिस पकड़ लिया है और उसको फ़ोन पे पुलिस कस्टडी मांग रहा है या कोर्ट में मांग रहा है, लेकिन एक्यूज को लाया नहीं, तो ऐसे नहीं देगा पुलिस कस्टडी। उसके बाद कहता मजिस्ट्रेट शैल नॉट, मजिस्ट्रेट नो मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, मतलब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नॉट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट शैल, मतलब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट शैल नॉट ऑथराइज डिटेंशन ऑफ कस्टडी ऑफ पुलिस। पुलिस कस्टडी जो है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता है, हमेशा पुलिस का जो पुलिस कस्टडी देना है तो वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही दे सकता है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी में नहीं भेज सकता है, ठीक है। For the avoidance of the doubt, it is hereby declared that, notwithstanding the expiry of the period specified in para A, the accused shall be detained in custody so long as he does not furnish bail. लेकिन for the avoidance of the doubt को अवॉइड करने के लिए, it is hereby declared that, notwithstanding the expiry of the period specified in para 4A, the accused shall be detained in custody so long as he does not furnish bail.
यदि एक्यूज बेल फर्निश नहीं करता है तो वह 60 दिन से अधिक भी जेल रह सकता है, 10 साल से नीचे के सजा वाले में, और 10 साल तक के सजा वाले में, फांसी के सजा वाले में भी 90 से अधिक दिन तक रह सकता है जेल में। इफ एक्यूज शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी सो लॉन्ग एज ही डज नॉट फर्निश बेल, यदि बेल आप नहीं भरते हो तो आप जेल में रह सकते हो। If any question arises whether an accused person was produced before the magistrate as required under clause B, if any question arises whether the accused person was produced before the magistrate as required under clause B, the production of the accused person may be proved by his signature on order authorizing the detention or by the order certified by the magistrate to production of accused person through the medium of electronic video linkage as the case may be, है ना। तो पहले उसके पर एक्यूज आएगा तो साइन करेगा तो सोचो कि एक्यूज आया, और नहीं तो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस से वीडियो कॉल द्वारा मजिस्ट्रेट बात करेगा, उसके बाद ही उसको मान लो कोरोना हो, छुट्टी के दिन हो, उसके बाद ही उसको पीसी या जेसी में भेजने का निर्णय लेगा। जेसी में भी एक बार देखता है चेहरा, उसके बाद ही भेजता है। जेसी में भी, जेसी हो चाहे पीसी हो, कहीं भी भेजना हो उसको एक बार चेहरा देखेगा। कौन? मजिस्ट्रेट। कहता है नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज डिटेंशन ऑफ एक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ पुलिस, है ना, अंडर दिस सेक्शन अनलेस द एक्यूज्ड प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम इन पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो जेसी हो या पीसी एक बार उसको मजिस्ट्रेट को दिखेगा, उसके बाद ही भेजता है। छुट्टी के दिन हालांकि जेसी में भेज देता है, लेकिन यहाँ सिर्फ पीसी के बात किया कि पीसी में नहीं भेजेगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ ए वुमन अंडर 18 years ऑफ एज, है ना, 18 years ऑफ एज, द डिटेंशन शैल बी ऑथराइज्ड टू बी इन कस्टडी ऑफ रिमांड होम और रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन। कहता प्रोवाइडेड दैट provided further that in case of a woman under 18 years of age, the detention shall be authorized to be in the custody of remand home, recognized social institution। रिमांड होम में जाएगा, सुधार गृह में जाएगा, या रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन में जाएगा। कौन? यदि लड़की कोई हो, अंडर 18 साल से नीचे की लड़की हो तो उसको जेल किसी भी हालत में नहीं भेजा जाता है। यह अमेंडमेंट कब आया? तो यह अमेंडमेंट आया 2009 में। 31 दिसंबर 2009 में बोला गया कि कोई भी लड़की है जो कि 18 साल से नीचे का है, 18 साल हो गया तो उसको जेल भेजा जाएगा, 18 साल से कम एज का है तो उसको सुधार गृह यानी रिमांड होम या रिकॉग्नाइज्ड सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूट संस्था में भेजा जाएगा। ये भी ध्यान रखना कि 18 साल से कम एज के लड़की कोई अपराध करता है तो उसको जेल में नहीं भेजा जाता है। 18 साल एज हो गया तब उसको जेल में भेजा जाएगा। ठीक है, अब कहता नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 और 2, द ऑफिसर इंचार्ज, है ना, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन, मतलब आईओ, इफ ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, इफ ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर के नीचे का रैंक का नहीं होना चाहिए, और में where a judicial magistrate is not available, transmit to the nearest executive magistrate। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मान लो छुट्टी पर है, कोर्ट बंद में है, तब किसके पास ले जाएगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा कि हुजूर इसको पीसी में दीजिए या जेसी में दीजिए, लेकिन इसको कहीं भेज दीजिए, लेकिन खुद ही जेल में ले जाके तिहाड़ जेल में नहीं चला जाएगा, या खुद ही उसको अपना जेल में नहीं भेजेगा जुडिशियल कस्टडी में। वह यदि ये नहीं अवेलेबल है एग्जीक्यूटिव जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, वो उसको जेसी में देगा।
on whom the powers of judicial magistrate और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैव बीन कन्फर्ड। जैसे अंडमान निकोबार में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को रिमांड पर भेजने, पुलिस रिमांड पर भेजने का पावर दिया गया है। कॉपी ऑफ, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे द्वीप हैं, प्रत्येक द्वीप पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट है नहीं, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो रहते ही हैं कोई ना कोई, तो उनको पावर दिया गया है कि आप पेशी या जेसी में इनको भेज सकते हो। A copy of entry in the diary hereinafter contained prescribed relating to the case and shall at the same time forward the accused to such executive magistrate, and thereupon such executive magistrate may for reason to be recorded in writing outside the detention of accused, है ना, सच क्या करेगा, सच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में authorize the detention of the accused, है ना, in person in custody as he may think fit for a term not exceeding 7 days in aggregate। सच कस्टडी एज ही थिंक फिट, लेकिन यदि जेसी में देगा तो 7 दिन से अधिक नहीं, पीसी में भी देगा तो 7 दिन से अधिक नहीं देगा। और वो कितना देता है, वो 15 दिन से अधिक नहीं, चाहे जेसी दे चाहे पीसी दे, 15 दिन के बाद एक्सटेंशन होता रहेगा जब तक कि उसका बेल न हो जाए। और 90 दिन में उसका बेल, 90 दिन कोई भी जेल में रह लिया तो उसका बेल होगा, चाहे वो फांसी की सजा वाला ही क्यों ना अपराध किया हो। ये कहाँ लिखा हुआ, तो ये लिखा हुआ है 19 डेज, यहाँ लिखा हो 19 डेज, है ना। मजिस्ट्रेट शॉल authorize the detention of the person in custody under the paragraph for total period exceeding 90 days। टोटल पीरियड मतलब नो मजिस्ट्रेट, मतलब मजिस्ट्रेट shall not authorize the detention of accused for more than 19 days, है ना। 90 दिन से अधिक वह कहाँ नहीं रख सकता, जेल में नहीं रख सकता है, ठीक है। तो ऑथराइज, लेकिन 90 दिन से अधिक नहीं रख सकता, और 10 साल से कम वाला सजा में 60 दिन से अधिक नहीं रख सकता, ठीक है। ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन इन सच कस्टडी एज ही थिंक फिट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 डेज। 7 दिन से अधिक नहीं रख सकता एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, चाहे पीसी हो चाहे जेसी हो। On expiry of the period of detention, so authorized, the accused person shall be released on bail except where an order for further detention of accused has been made by a magistrate competent to make such order। जब तक कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा फिर एक्सटेंशन न दिया जाता है तो 7 दिन में हूँ बेल पे, shall be released on bail, कुछ नहीं तो पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज हो जाएगा। And where no order for such further detention is made, the period during which a accused was detained in custody or under the order made by the executive magistrate shall be taken into account computing the period of, है ना, computing की मतलब सजा होता है तो कंप्यूटेशन में उसका काम आया कि भाई 7 दिन में माइनस होगा, ठीक है। तो सेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट था आज का दोस्तों। अब आगे देखें। प्रोवाइडेड दैट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड एफोरसेड द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल ट्रांसमिट द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, है ना, a record of the case together with a copy of entries in diary relating to the case which was transmitted to him by the officer in charge of police station और पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन, आईओ के द्वारा दिया है उस सब कागज के साथ। और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड एफोरसेड, मतलब जिस दिन पीरियड एक्सपायर हो उस दिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या है, shall transmit the nearest judicial magistrate the record of the case together with a copy of entry of the diary to the किसको, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। और वो चाहे तो अब रिलीज कर दे, बेल दे दे या जो करे, नहीं तो वो पर्सनल बॉन्ड पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिलीज कर देगा उसको।
ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ए मजिस्ट्रेट ऑथराइजिंग अंडर दिस सेक्शन detention in the custody of police shall record his reason for so doing. A magistrate authorizing under this section detention in the custody of the police shall record his reason for so doing, है ना। कोई भी मजिस्ट्रेट हो, यदि डिटेंशन इन द कस्टडी पीसी में देता है तो उसको रीजन लिखना पड़ेगा। जेसी में देता है तो उसको रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो रीजन लिखता है। एनी मजिस्ट्रेट और अदर देन द सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेकिंग सच ऑर्डर शैल फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ हिज ऑर्डर within his region for making it to the chief judicial magistrate। कहता है एनी मजिस्ट्रेट अदर देन द सीजीएम मेकिंग सच ऑर्डर, मतलब वो क्या है कि एक्सटेंड कर रहा है ना, या मतलब ऑथराइज कर रहा है डिटेंशन ऑफ द पुलिस कस्टडी दे रहा है, पुलिस कस्टडी कोई भी मजिस्ट्रेट दे रहा है तो वो क्या करेगा, सेल फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ हिज ऑर्डर, है ना, टू द सीजीएम, सीजीएम को देगा। यदि कोई भी मजिस्ट्रेट यदि जेसी दे रहा है, कोई भी मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी दे रहा है तो वह इस ऑर्डर का एक कॉपी सीजीएम को फॉरवर्ड करेगा। उसके बाद कहता है इफ एनी केस ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट एज ए समन केस इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 60 मंथ, है ना, 60 महीने में 60 डेज होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑन विच एक्यूज्ड वाज अरेस्टेड। 60 डेज होना चाहिए, 60 मंथ नहीं, ये डेज होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, ये डेज होना चाहिए। ये मंथ नहीं, ये क्या होना चाहिए, डेज, तो 60 डेज, ठीक है। 60 days from the date on which the accused was arrested. The magistrate shall make an order stopping further investigation into the offence unless the officer making the investigation satisfies the magistrate that for a special reason in the interest of justice the continuation of investigation beyond the period of 60 days is necessary. If in any case ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट एज ए सम्मन केस, तो सम्मन केस में 60 दिन से अधिक का पीरियड इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं मिल सकता, है ना, बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 66 मंथ। यहाँ भी लिख रहा है 6 मंथ, सही है क्या, तो 6 मंथ ही होगा फिर, क्योंकि 2 जगह गलती तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या होगा, सिक्सटी मंथ ही होगा फिर, 60 मंथ, इसका मतलब कि सही है। 6 महीने से अधिक का सम्मन केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता पुलिस, ठीक है, स्पेशल रीजन देना पड़ेगा मजिस्ट्रेट को। वेयर एन ऑर्डर स्टॉपिंग द फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस हैज बीन मेड अंडर सबसेक्शन 5, द सेशन जज में, if he is satisfied upon an application made to him or that investigation into the offence ought to be made, vacate the order made under subsection 5, direct further investigation to be made into offence subject to such direction with regard to bail and other matter as may be satisfied। तो सब जज भी उसको एक्सटेंड कर सकता है 60 दिन से अधिक। तो 6 महीना लिखा है, 6 महीना से अधिक में आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर सकते। 6 महीना में आपको कोई भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके देना है, और किसी भी केस में 90 दिन से अधिक किसी को
जेल में नहीं रख सकते, किसी भी 10 साल तक के सजा में। 10 साल के नीचे वाले सजा में आप किसी को 60 दिन से अधिक जेल में नहीं रख सकते, है ना। 60 डेज टू एनी ऑफेंस और 90 डेज टर्म ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर्स, मतलब नॉट लेस देन 10 ईयर्स। 10 साल तक की सजा वाला में 90 दिन ही जेल में रखना है। कहाँ कहता है, तो कहता है 167 में, ठीक है। और बाकी के केस में 60 दिन ही आपको जेल में रखना। कहाँ कहता है, 167 में कहता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 168, रिपोर्ट of investigation by subordinate police officer. When any subordinate police officer has made any investigation under this chapter, he shall report the result of such investigation to the officer in charge of the police station. कहते रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर, आईओ है। आईओ है यहाँ, ये मान लीजिए कि दरोगा से नीचे रैंक का कोई इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर किया है, तो वह इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट डायरेक्ट कोर्ट में नहीं देगा। किस केस में करता है, अरे कोई है नहीं, छुट्टी पे ये है, वो है, बीमार है, इंजरी हो गया शूट आउट में, क्या बोलते हैं इनकाउंटर में इंजरी हो गया, तो कौन करेगा, एएसआई को भेजेगा कि आप कीजिए, आपको मैं अथॉराइज करता हूँ। तो व्हेन एएसआई हैज मेड इन्वेस्टिगेशन, तो सेड नॉट रिपोर्ट द सेम टू द मजिस्ट्रेट। उसको कौन रिपोर्ट करेगा, उसको पहले थाना इंचार्ज को देगा, थाना इंचार्ज ही लेकर के डॉक्यूमेंट जाएगा वहाँ कोर्ट में। ये कहता है 168। 169 क्या कहता है, रिलीज ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डिफिशिएंट, है ना, सफिशिएंट नहीं है तो रिलीज कर दो एक्यूज्ड का। इफ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर इट appears to the officer in charge of the police station, then there is not sufficient evidence available, or there is no sufficient ground for suspicion to justify the forwarding the accused to the magistrate, then such officer shall, if such person is in custody, release him on executing a bond with or without severity, and such officer may direct to appear if when so required before a magistrate empowered to take cognizance of an offence on a police report, and try the accused to commit for try the accused or commit him for trial। जहाँ भी जिस कोर्ट में केस चलेगा वहाँ आएगा और एपियर होगा। ये सब बॉन्ड ले लेगा, विदाउट सिक्योरिटी ले लेगा और उसको छोड़ देगा। कब, जबकि सफिशिएंट एविडेंस पुलिस के पास 24 घंटा में नहीं मिल रहा है कि इसने अपराध किया है। इफ अपॉन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर it appears to the officer in charge of the police station that there is no sufficient evidence available against the accused within 24 hours, तो उसको रिलीज कर दो, रिलीज ऑन बेल कर दो, बेल पर वो रिलीज कर देगा। तो बेल पर रिलीज पुलिस कहाँ करती है, तो 169 में करती है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे 170 और उसके आगे।